वेलकम एसटीज फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने बात की थी आपके सामने थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की। ठीक है, आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेट जिसे क्लर्जी कहते हैं उसको स्पेशल प्रिविलेजेस थे बाय बर्थ, यानी कि जन्म से ही इनके पास विशेष अधिकार थे। उसी तरह नोबिलिटी जिसे हम कुलीन कहते हैं को भी जन्म पर आधारित विशेष अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, पीजेंट्स जो जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी 90% है ना, इनमें से ज़्यादातर लोग लैंडलेस थे। कुछ लोगों के पास लैंड थी तो बहुत ही लिमिटेड लैंड थी, लेकिन सारा टैक्स का बर्डन किसके पास था? पीजेंट्स के पास में। आपको बता दूं दो तरह के टैक्स और थे फ्रांस में। एक था टायद जो टैक्स था थर्ड स्टेट के पीपल्स इसको पे करते थे और इसको लेने वाला था चर्च, यानी कि क्लर्जी जो होते थे वो टायद नाम का टैक्स लेते थे। टायद जो टैक्स था वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का 1/10 था। ठीक है, 1/10 मतलब 10%, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उसका 10%। बात करें दूसरा टैक्स था टेले। इसको राजा स्वयं जो लुई 16 था वो खुद इसको वसूल करता था। ठीक है, एक आपको ये चित्र दिख रहा है जिसमें एक पोर्ट्रेट बनाया है, कैरिकेचर है। इसमें थर्ड स्टेट के लोगों की कंडीशन बताई है कि थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर पूरा बर्डन है, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग इनके ऊपर सवार हैं। इस तरह से कैरिकेचर है जिसमें फ्रांस के सोसाइटी में लोगों के क्या क्या राइट्स हैं उनको दिखाया गया है। चलिए, आपको बताया कि थर्ड स्टेट के लोग बड़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में थे, क्योंकि उनके पास इनकम के सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड थे। इसके बावजूद भी उनको टैक्स पे करने थे, तो उनकी जो कंडीशन थी या प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ती ही जा रही थी। 1715 से लेकर 1789 तक फ्रेंच पॉपुलेशन में ह्यूज ग्रोथ हुई। जहां फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी 1715 में, वहाँ 1789 में 28 मिलियन हो गई। यानी कि कितने परसेंटेज वृद्धि हो गई? परसेंटेज छोड़ो, 50 लाख लोगों की वृद्धि हो गई। अब भाई 50 लाख लोगों की वृद्धि हो गई तो इन 50 लाख लोगों के लिए फूड ग्रेन्स चाहिए, तो फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ने लगी। मेन स्टेपल फूड वहाँ पर था ब्रेड। वहाँ के लोग क्या खाते थे? ब्रेड। ठीक है, तो जब फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज होगी तो ब्रेड की भी शॉर्टेज हो जाएगी, और शॉर्टेज होगी तो प्राइसेस बढ़ने लगेंगी। फ्रांस में ब्रेड के प्राइसेस बढ़ने लगे। ज़्यादातर थर्ड स्टेट के लोग वर्कर्स थे और काम करते थे वर्कशॉप्स में। वर्कशॉप्स के ओनर उनकी वेजेस को अपने अकॉर्डिंग फिक्स करते थे। वेजेस मीन्स सैलरी, है ना। जितनी सैलरी उनकी फिक्स करनी है ओनर के हाथ में होता था। फूड ग्रेन्स के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे थे, लेकिन वेजेस जो थी वो उसी कंपैरिजन में नहीं बढ़ रही थी। सैलरी नहीं बढ़ रही थी क्योंकि सैलरी किसके हाथ में थी? बढ़ाना ओनर के हाथ में। और जबकि ब्रेड प्राइस और फूड ग्रेन्स की तो डिमांड के अकॉर्डिंग ही बढ़ रही थी, तो थर्ड स्टेट के लोगों को मुश्किल हो गया था कि वो इस बेच में अपने लिए जो ना ब्रेड्स परचेस कर पाएँ। ऐसी कंडीशन में उनके सामने सबस्टेंसेस क्राइसिस आ गया था। अभी सबस्टेंसेस क्राइसिस मतलब होता है जीविका संकट, यानी कि हर एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कुछ अनिवार्य चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि आपको फूड्स चाहिए, आपको वाटर चाहिए। आप कितने भी पुअर हों, लेकिन ये आइटम्स आपको हर कंडीशन में चाहिए। तो सबस्टेंस क्राइसिस सामने आ गया लोगों का, जिसका एक मैप नीचे दिया हुआ है। अब गौर से देखें, यदि सबस्टेंस क्राइसिस में क्या होता है कि यदि आपकी हार्वेस्ट जो फसल है वो ख़राब हो जाए, फसल ख़राब होगी तो जो फूड की कमी आ जाएगी, स्कैरसिटी ऑफ फूड, है ना, ये हो जाएगा।
तो फूड के प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, तो गरीब लोग जो पुअर हैं, पुअर फूड को परचेस नहीं कर पाएंगे तो या तो वो लड़ाई लड़ने लगेंगे, एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, या फूड नहीं ले पाएंगे तो बॉडी कमज़ोर हो जाएगी उनकी, और बॉडी कमज़ोर हो जाएगी तो उनको बीमारी घेर लेंगी, यानी कि डिसीज़ एपिडेमिक आ जाएगा, और जिसका रिज़ल्ट क्या आएगा, डेथ। यानी कि यदि वो आपस में लड़े तब भी उनको मरना है, यदि उन पुअर को यदि जो कंप्लीट फूड नहीं मिल पाया तो उनकी बॉडी वीकर हो जाएगी और बीमारी उनको घेर लेगी, इसके बावजूद भी मरना है। तो सबस्टेंस क्राइसिस में लोगों को अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि फ्रांस में जो सोसाइटी थी उसमें थर्ड स्टेट के लोग बड़े ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में थे, उनके सामने सबस्टेंस क्राइसिस भी थे। थर्ड स्टेट में एक ग्रुप आया आगे 18th सेंचुरी में। थर्ड स्टेट में मिडिल क्लास की ग्रोथ हुई, मिडिल क्लास एजुकेटेड लोगों का ग्रुप था थर्ड स्टेट के ही अंदर। जो लोग कुछ ट्रेडर्स भी थे, उन्होंने कुछ पैसा कमाया था, इसलिए इनको मिडिल क्लास में रखा गया। इनकी आइडियोलॉजी थी, सोच थी कि समाज के किसी भी ग्रुप को स्पेशल राइट्स नहीं होना चाहिए, जन्म पर आधारित विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। वो मानते थे कि जो सोसाइटी है उसमें लोगों को आज़ादी होना चाहिए, कानून सबके लिए समान होना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, हर व्यक्ति को अवसर मिलने चाहिए नौकरी के, काम करने के। ठीक है, तो ये आइडियोलॉजी किसकी थी, मिडिल क्लास की आइडियोलॉजी थी। ठीक है, इसी आइडियोलॉजी में से कुछ फिलोसफर्स भी आए सामने। फ्रांस में 3 फिलोसफर का नाम आता है ख़ास तौर पर फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। ये वही फिलोसफर थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों को कलेक्टिव करने के लिए, अवेयर करने के लिए बहुत काम किया। इन्होंने कुछ बुक्स राइट की थी, जैसे कि जॉन लॉक की फेमस बुक थी टू ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, है ना। रूसो की बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और मॉन्टेस्क्यू ने एक बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। मॉन्टेस्क्यू एक फिलोसफर था, इसका मानना था कि गवर्नमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। एक पार्ट होगा जुडिशरी, सेकंड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, यानी कि इन तीनों में जो पावर हैं वो किसी एक हाथ में नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने मोनार्कियल गवर्नमेंट में देखा कि जो राजा होता है उसी के पास सारे राइट्स होते हैं, न्याय करने के, कानून बनाने के और कानून को फॉलो कराने के। जबकि आपने इंडिया में देखा होगा जो अपना गवर्नमेंट है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर जो जस्टिस देने का काम है वो कोर्ट्स हैं, सभी तरह के कोर्ट्स करते हैं। लॉ फॉर्मेशन के लिए पार्लियामेंट है, और लॉ एग्जीक्यूट कराने के लिए एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, लेजिस्लेचर है, यानी कि प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट, ये सब काम करते हैं लॉ को एग्जीक्यूट कराने का, और लॉ फॉर्म करने का काम किसका रहता है, एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का। और जुडिशरी काम करती है जस्टिस का। तो गवर्नमेंट के पास किसी एक व्यक्ति के पास में सारे राइट्स नहीं हैं, यानी कि पीएम की बात करें तो अपने पीएम के पास में सारे राइट्स नहीं हैं, क्योंकि राइट्स इंडिया में डिवाइडेड है 3 इंस्टीट्यूशंस में, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में। ये बात किसने की, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में कहा। यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में इस तरह के फिलोसफर्स के आइडिया स्प्रेड हो गए लोगों के बीच में, और लोग भी इसी तरह के आइडिया की डिमांड करने लगे कि किसी एक के हाथ में पूरा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और इसी सोच को लेकर फिर वहाँ पर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। रेवोल्यूशन होने के पहले वहाँ की सिचुएशन बता देते हैं क्या होता है, तब रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। आउटब्रेक मतलब होता है क्रांति की शुरुआत होना। देखिए आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, ये वर्सेस पैलेस में आयोजित एक असेंबली की है। ठीक है, ये आयोजित कौन सी असेंबली है, चलिए इस पर ही बात करते हैं। लुई 16 टैक्स को इंक्रीज़ करना चाहता था, और आपको
जानकारी नहीं होगी बता दूं कि 1789 के पहले ऐसा रूल था कि किंग अकेले टैक्स को इंक्रीज़ नहीं कर सकता है। टैक्स इंक्रीज़ करने के लिए एक बॉडी होती थी जिसको एस्टेट जनरल कहते थे। इस असेंबली को बुलाना पड़ता था। इसके बाद में ही इस असेंबली में टैक्स बढ़ाने को लेकर जो प्रपोज़ल था वो पास किया जाता था और उसके बाद में ही टैक्स को बढ़ाया जा सकता था। लास्ट टाइम 1614 में 1614 में ये असेंबली एस्टेट जनरल की बुलाई गई थी। 5 जुलाई 1789 में लुई 16 ने एस्टेट जनरल की कन्वोकेशन को यानी कि सभा को बुलाया। ठीक है, ये सभा कहाँ आयोजित होनी थी? वर्सेल्स पैलेस में। एस्टेट जनरल में जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एस्टेट के लोग हैं उनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाया गया। थर्ड एस्टेट के लोगों ने, फर्स्ट एस्टेट के लोगों ने इसमें 300 लोगों को भेजा, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स। सेकंड एस्टेट के लोगों ने भी इतने ही लोगों को भेजा, बट थर्ड एस्टेट के लोगों ने 600 रिप्रेजेंटेटिव्स को इस सभा में भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा। ठीक है, इसमें यहाँ पर आगे कुछ सीट्स रिज़र्व की गई थी। इस असेंबली में जो सीट्स थीं वो सीट थी फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के मेंबर्स को बैठने के लिए। ठीक है, पीछे कोई सीट नहीं थी जिसमें थर्ड एस्टेट के 600 मेंबर्स को खड़ा किया गया था। थर्ड एस्टेट के में से जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे वो वही लोग थे जो एजुकेटेड थे या रिच थे। ठीक है, वुमेन को और जो कि पुअर पर्सन थे थर्ड एस्टेट के, उनको इस कन्वोकेशन में आने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। उन्होंने अपने विचारों को 40,000 लेटर्स के थ्रू पहुंचाने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए कन्वोकेशन शुरू हो गया है। फर्स्ट सेकंड स्टेट के लोग भी आ गए, थर्ड स्टेट के लोग भी आ गए। पहले क्या हुआ था कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट, तीनों स्टेट से सभी स्टेट्स को एक वोट करने का राइट था, यानी कि ईच स्टेट हैड वन वोट, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट के लोगों को एक वोट करने का राइट था। वही प्रोसेस शुरू की। लुई 16 ने कहा कि सभी को एक वोट करने का राइट है, बट थर्ड स्टेट के लोगों ने इसको रिफ्यूट किया, यानी कि इसको मना कर दिया कि एक स्टेट के लोगों को एक वोट का राइट नहीं होना चाहिए। राइट होना चाहिए सभी मेंबर्स का, यानी कि फर्स्ट स्टेट के 300 पीपल्स आए हैं तो उनको 300 वोट करने का अधिकार होना चाहिए। एक व्यक्ति को एक वोट करने का राइट होगा तो 300 लोगों को 300 वोट हो जाएंगे। थर्ड स्टेट के लोगों का ये मानना था कि सभी मेंबर्स को वोट करने का राइट होना चाहिए, जिसको लुई 16 ने इस प्रपोजल को मना कर दिया। लुई 16 से कहा गया भाई सभी को वोट करने का राइट्स मिले, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, सारे मेंबर्स को वोट करने का राइट होना चाहिए। लुई 16 ने इस प्रपोजल को मना कर दिया तो थर्ड स्टेट के लोगों ने भी एस्टेट जनरल कन्वोकेशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया और वॉकआउट कर गए वर्सेल्स के पैलेस से, और इन्होंने खुद की एक नेशनल असेंबली बनाई। थर्ड स्टेट के लोग वर्सेल्स पैलेस को छोड़ दिया और एक टेनिस कोर्ट इंडोर स्टेडियम, वर्सेल्स में ही था ये, वर्सेल्स एक सिटी है, वर्सेल्स में ही टेनिस कोर्ट इंडोर स्टेडियम में थर्ड स्टेट के लोग शामिल हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली अनाउंस किया कि पूरे फ्रांस की नेशनल असेंबली कौन सी है, जो टेनिस कोर्ट स्टेडियम में आयोजित हो रही है। और कहा कि हमारी ये असेंबली कब तक सस्पेंड नहीं होगी जब तक कि हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, ये जो राजा है लुई 16 है, मोनार्क है, उसको कंट्रोल करेगा, यानी कि मोनार्की के भी ऊपर क्या होगा, मोनार्की के ऊपर होगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने क्यों रिफ्यूज़ कर दिया था प्रपोजल, क्योंकि लुई 16 का ये मानना था कि सभी स्टेट के लोगों को एक वोट करने का राइट होना चाहिए, जबकि थर्ड स्टेट के लोग डिमांड कर रहे थे कि मेंबर्स को राइट्स होना चाहिए वोट करने का, ना कि पूरे स्टेट को एक वोट मिले। ठीक है, तो थर्ड स्टेट के लोग वहाँ से एस्केप्ड हो गए, निकल आए और उन्होंने एक टेनिस कोर्ट स्टेडियम में
नेशनल असेंबली इस्टेब्लिश की और कहा कि नेशनल असेंबली कब तक सस्पेंड नहीं होगी जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता जो मोनार्क के राइट्स को लिमिटेड करेगा। उसी समय फ्रांस में बहुत भयानक सर्दी पड़ी। फ्रांस में अगर ज़्यादा सर्दी पड़ती थी इसका मतलब था कि अब वहाँ की फसलें जो है ना वो ख़राब हो जाएंगी। जब सेवियर विंटर पड़ा तो जिसने क्या कर दिया, वहाँ की फसलों को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि जो भी फसल पकने वाली थी वो ख़त्म हो गई, जिससे वहाँ पर जो फूड्स थी उसकी स्कैरेसिटी हो गई, कमी आ गई, फूड ग्रेन की जो खाद्यान्न थी उसकी कमी आ गई। ब्रेड की कीमतें बढ़ने लगीं। अब ब्रेड की कीमतें बढ़ने लगीं, साथ ही जो बेकर्स थे, जो ब्रेड बनाते थे, बेकरी शॉप्स कीपर, उन्होंने सोचा इस सिचुएशन का फ़ायदा लिया जाए। कैसे कि ब्रेड की डिमांड ज़्यादा है, ऐसे में लोग ख़रीदने आएंगे तो हम अपनी मन मर्जी से अपने बिल के अकॉर्डिंग अपने रेट पर ब्रेड बेच सकेंगे। तो उन्होंने अपने पास रखी हुई ब्रेड को लोगों से छुपाया और कहा कि ब्रेड की शॉर्टेज है, बहुत ही कम ब्रेड है, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके। हुआ ये इसमें कि जो फीमेल्स थीं ब्रेड लेने के लिए, जो भी फीमेल्स जाती थीं उनको लंबी कतारों में, क्यू में, दुकान के सामने वो लंबी कतारों में खड़ी रहती थी, घंटों गुजर जाते थे, इसके बावजूद भी उन्हें ब्रेड नहीं मिलती थी। गुस्साई भीड़ ने, महिलाओं की इस एजिटेटेड क्राउड ने शॉपकीपर्स के ऊपर हमला कर दिया और उनके फूड ग्रेन्स स्टोर्स को लूट लिया। और इसी तरह और धीरे धीरे ऐसी भी खबर थी फ्रांस में कि जो ज़मींदार हैं, चटैक्स मतलब ज़मींदारों ने भाड़े के डकैत हायर किए हैं, है ना, हायर किए हैं बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स मतलब भाड़े के टट्टू, भाड़े के जो है ना डकैत, लुटेरे। वो किस लिए हायर किए हैं? ताकि वो खड़ी हुई फसलों को बर्बाद कर सकें किसानों की। इस खबर को सुनकर किसानों ने अपने जो हाशिया थे, है ना, इन सभी को एकत्रित किया और अपनी खुद की एक मिलिट्री बना ली, है ना। देखो, पीपल ऑफ फ्रांस गैदर्ड एंड फॉर्म अ मिलिट्री एंड अटैक्ड ऑन द चैटेक्स। फिर लोगों ने कहा कि ये तो हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, तो लोगों ने खुद की एक मिलिट्री बना ली जिसमें उन्होंने अपने देसी हथियारों का यूज़ किया, जैसे कि हसिया था, वो था, कुल्हाड़ी थी, है ना, एक्स, इन सब का यूज़ किया और उन्होंने अटैक कर दिया चैटेक्स मैंसन पर, यानी कि जहाँ जहाँ भी ज़मींदार रहते थे इनके ऊपर अटैक कर दिया। जो नोबल्स थे, चर्च के भी कुछ लोग थे जो चैटेक्स थे, वो भाग गए, फ्लैड हो गए, अपने अपने सिटी से भाग गए। कुछ ने तो फ्रांस को ही छोड़ दिया और दूसरी कंट्री में जाकर रिफ्यूजी बन गए, ठीक है। इधर एक रूमर ये भी थी कि लुई 16 ने मिलिट्री को आदेश दे दिया है, मिलिट्री को कमांड कर दिया है कि जाओ और पेरिस में लोगों के ऊपर हमला कर दो, ठीक है। लोगों ने जब ऐसी र्यूमर के बारे में पता चला तो लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर अटैक करने लगे, जिसमें एक फेमस बिल्डिंग थी जिसमें कहते थे बस्तील फोर्ट ना। बस्तील का फोर्ट जो था वो एक प्रिजन थी, जेल थी, जिसको सिंबल माना जाता था मोनार्कियल पावर का। लोगों ने 14 जुलाई को पेरिस की सड़कों पर जब लोग उतर आए तो उन्होंने बस्तील के इस फोर्ट को स्टॉर्म्ड कर दिया, ढहा दिया, ठीक है। और उसमें भले ही 7 कैदी थे, ओनली 7 प्रिजनर्स थे, उन प्रिजनर को फ्री कर दिया और वहाँ के जो कमांडर थे, जेलर था, उसको उन्होंने मार दिया। यानी कि जो भी रिवॉल्यूशनरीज थे जिन्होंने बस्तील फोर्ट पर स्टॉर्म किया था, उन्होंने वहाँ के जेलर को मार दिया। इस तरह 14 जुलाई 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आउटब्रेक हुआ। इतना भयानक रेवोल्यूशन था कि इसकी खबर सुनते ही लुई 16 ने सरेंडर कर दिया और लुई 16 ने कहा कि आपके द्वारा बनाई हुई नेशनल असेंबली को हम एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि हमारी जो असेंबली है मैं अपनी रिजेक्ट करता हूं और थर्ड स्टेट के लोगों ने जो नेशनल असेंबली बनाई थी मैं इसको एक्सेप्ट कराता हूं। साथ ही नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा उसके जो रूल्स होंगे उसके अंडर ही मैं काम करने को तैयार हूं, ऐसा लुई 16 ने इस रेवोल्यूशन के बाद में
मान लिया। 1789 टू 1791 तक नेशनल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का समय लगा, यानी कि 2 वर्ष 2 ईयर्स में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया। बाद में अब फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कहा जाने लगा। अब फ्रांस कैसा बन गया, एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया, यानी कि फ्रांस में सबसे ऊपर संविधान होगा, उसके नीचे ही राजा होगा। देखिए आपको एक चित्र दिखाया गया है जिसमें नेशनल असेंबली दिखाई गई है, और नेशनल असेंबली के जो मेंबर हैं वो किस पर कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किंग के ऊपर। ठीक है, किंग किसके अंडर में काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि नेशनल असेंबली के, और नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी उसके अंडर में। साथ ही नेशनल असेंबली को राइट होगा कि वो मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल कर सकें। इस तरह फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क्स की स्थापना की गई। कब, जब रेवोल्यूशन ने 1789 में रेवोल्यूशन आउटब्रेक हुआ। ठीक है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बन गया। अब ये नहीं कह सकते हैं कि जो फ्रांस है वहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी नहीं आई है फ्रांस में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आया। एक तो होता है मोनार्क जहाँ पर राजा के पास सारे राइट्स होते हैं, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, उसमें राजा के पास राइट्स तो होते हैं पर वो राइट्स किसके अकॉर्डिंग यूज़ करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 1789 के पहले लुईस 16 केवल मोनार्क था, यानी कि एक राजतंत्र का काम करता था, और अब क्या बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ठीक है, अब संविधान है उसके ऊपर। इस तरह से फिर नेशनल असेंबली, अब आपको बता दूं फ्रांस में लोगों को राइट्स मिले। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों को अपने अपने प्रिविलेजेस जो बेस्ड ऑन बर्थ थे उनको गिव अप करना पड़ा, उनको छोड़ना पड़ा, है ना। टाइड और टैली नाम के सारे टैक्स तो हटा दिए गए, अब टैक्स लगेंगे एज अ इनकम। ठीक है, लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 2 पार्ट वो थे, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। फ्रांस के पीपल डिवाइडेड इनटू, कब, रिवॉल्यूशन के बाद में, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन वो थे जिसमें फीमेल यानी कि महिलाएं शामिल थीं, और 25 ईयर से छोटे जितने भी लोग थे वो शामिल थे। इन लोगों को वोटिंग का राइट्स नहीं होता था, यानी कि यदि आप पैसिव सिटीजन हैं तो आपको वोटिंग का राइट नहीं होता था। और ऐसे कितने लोग थे, 3 मिलियन लोग थे फ्रांस में जिनको वोटिंग का राइट नहीं था। एक्टिव सिटीजन किसे कहते थे, जो ऐसे लोग जो या तो टैक्स पेयर हों या उनकी एज 25 प्लस हो, उनको इंक्लूड किया जाता था एक्टिव सिटीजन्स में। और एक्टिव सिटीजन्स को क्या राइट होता था, वोट करने का। ठीक है, तो फ्रांस में रेवोल्यूशन के बाद में सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक्टिव और पैसिव। पैसिव यानी कि दे डोंट हैव अ राइट टू वोट, और एक्टिव इट मीन्स दे हैव राइट टू वोट। अब जितने भी यानी कि 2 मिलियन पीपल थे, 4 मिलियन पीपल थे एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन को राइट था कि वो वोट करें इलेक्टर्स के लिए। अब इलेक्टर्स कौन बन सकता था फ्रांस में, इलेक्टर्स वही बन सकता था फ्रांस में जो टैक्स पे करता हो, हायर टैक्स पेयर हो। तो हायर टैक्स, तो इनमें से जो कम टैक्स पे करने वाले लोग थे वो हायर टैक्स पेयर को वोट करके इलेक्टर्स चूज करते थे, और इलेक्टर्स में से 745 इलेक्ट होते थे एज आ नेशनल असेंबली मेंबर। और नेशनल असेंबली मेंबर, ठीक है, वही बन सकता था जो हाई टैक्स पेयर हो। ठीक है, और नेशनल असेंबली मेंबर में से ही बनाए जाते थे मिनिस्टर्स। ठीक है, एक्टिव सिटीजन्स थे वो डायरेक्ट जजेस को चुनते थे। नेशनल असेंबली जो मिनिस्टर्स हैं उन पर कंट्रोल करती थी, और दूसरे किंग पर कंट्रोल करती थी। तो आपको बता दिया है 1789 से 1791 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन बना, और फिर बन गया फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ओके, ठीक है, बाकी बातें अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बी हेल्दी, बी सेफ। ओके।